हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो सबसे पहले तो कल के दिन हमारी जो मैराथन सीरीज़ का एक क्लास था वो छूट गया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज का जो मैराथन क्लास है ये दोस्तों बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। इस मैराथन क्लास को शुरू से लेकर अंतिम तक एंजॉय करिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर बनाने का प्रयास करिए। देखिए, जो हमारी आज का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मैराथन सीरीज है वो 22 नंबर का क्लास चल रहा है, यानी कि 22वां हमारा मैराथन सीरीज है। इसमें आपको जो सवाल देखने को मिलेगा मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया लेवल का, टॉप लेवल का। इसमें ऐसे सवाल बिल्कुल भी नहीं शामिल किए गए हैं जिसका आंसर हर किसी को आता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार के सर्किट के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, है ना, उसको हम लोग बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। अर्थिंग, ग्राउंडिंग में क्या डिफरेंस है, लाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड सवाल, सर्किट ब्रेकर का सवाल, अनेक प्रकार के सवाल आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जितने भी ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमारे चैनल में विजिट किए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना 8 बजे क्लास देखने के लिए तैयार हो जाएं। और बाकी शेयर जितना हो सके आप लोग इस मैराथन क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये क्लास हमारी पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा 551 नंबर का सवाल आज का पहला सवाल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है सवाल, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है ना। वेयर आर द पोल शूज ऑफ सेलिएंट पोल रोटर लेमिनेटेड, मतलब कि एक सेलिएंट पोल रोटर है, इसके ध्रुव शूज को लेमिनेट क्यों किया जाता है। बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखना, भंवर धाराओं के कारण होने वाले ताप को कम करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर हम डिटेल की तरफ चलें तो आप देखिए कि जो हमारी ये क्या है, ये पोल शूज है ना। ये क्या है, इस रोटर के पोल शूज। जब हम इस पोल पर हम वाइंडिंग कहाँ पर करते हैं, हम वाइंडिंग हमेशा ध्रुव पर, है ना, ध्रुव पर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग लपेटते हैं और इसमें उत्पन्न होता है हमारी फ्लक्स। ये जो फ्लक्स होता है ना मेरे भाई, ये किसके साथ लिंक होता है, ये लिंक होता है कंडक्टर के साथ, यानी कि कॉइल के साथ। और इसमें लागू होता है फैराडे का नियम। इसमें क्या लागू होता है, फैराडे का नियम। और इस नियम द्वारा इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा और इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो हमारी ये फ्लक्स उत्पन्न हो रही है ना, ये फ्लक्स लिंक हो जाती है और किसके साथ, इस कोर के साथ, पोल शूज के साथ लिंक हो करके, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। और ये फ्लक्स पोल शूज के साथ जब लिंक होता है तो इसमें भी फैराडे का नियम लागू होता है। बहुत कम अमाउंट का इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा और जिसकी वजह से करंट प्रवाहित होने लगती है। इस करंट को हम लोग लीकेज करंट का नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग लीकेज धारा का नाम देने लगते हैं। अब ये लीकेज धारा का काम क्या होता है ना, धारा प्रवाह तो हो रहा है बहुत कम अमाउंट में, लेकिन ये लीकेज करंट के वजह से यहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, क्या, उष्मा उत्पन्न होती है। और इसी उष्मा की वजह से जो पावर है ये लॉस होता रहता है, पावर लॉस होता रहता है ना। तो इस पावर लॉस को कम करना है हमें, इसलिए हम इसको लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करने से हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है कि दो कोर के बीच में दो, है ना, क्योंकि बहुत सारे पतले पतले पत्तियां लगा करके हमने इसको तैयार किया हुआ है पोल शूज को, तो दो पत्तियों के बीच में बहुत कम अमाउंट का, मतलब बहुत ही कम गैप होता है। उस गैप से ये उष्मा बाहर निकल जाती है, उस गैप से ये उष्मा क्या करती है, बाहर निकल जाती है और वातावरण में चली जाती है। तो कुल मिलाकर के हम इसको ठंडा करने के लिए हमने लेमिनेट किया हुआ है। और हर लेमिनेशन का जो साइज होता है पत्ती का 0.35 से लेकर के 0.5 mm, है ना, ये इसका क्या होता है, साइज होती है ना। इस साइज का इसका हर एक पत्ती का इतना मोटाई होता है, 0.35 से लेकर 0.35 से लेकर के 0.5 mm तक की मोटाई होती है। बाकी जो सेलिएंट पोल रोटर होते हैं इसका प्रयोग देखिए किया जाता है वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, यानी कि जल विद्युत संयंत्र पे। कहाँ पर, जल विद्युत संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें अनेक प्रकार के टरबाइन होते हैं,
फ्रांसिस, केप्लान, प्रोपेलर, पेंटल व्हील नाम से अलग अलग प्रकार के टरबाइन होंगे जो इस रोटर को घुमाने का प्रयास करेंगे। आंसर आपके सामने है कि भंवर धाराओं, इस भंवर धारा का दूसरा जो नाम होता है मेरे भाई, इसको कहा जाता है फोकॉल्ट लॉस, है ना, यानी कि फोकल्ट हानि। तो इसको भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बाकी जो भी मैं आपको अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, दोनों आपके लिए बड़ा काम की चीज़ है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 552 नंबर का जो सवाल है वो बोल रहा है कि औद्योगिक विद्युत प्रणालियों में काल विलंबन फीचर वाले परिपथ वियोजक का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है ना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सर्किट ब्रेकर विथ टाइम डिले फीचर्स इन इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम। देखना, जो सर्किट ब्रेकर के अंदर एक रिले लगी होती है जो टाइम डिले रिले होता है, इसका काम ये होता है कि जब हमारी सर्किट में सर्ज वोल्टेज आए कुछ टाइम के लिए, है ना, जब हमारे सर्किट में क्षणिक सर्ज वोल्टेज आए, क्या है, क्षणिक सर्ज वोल्टेज या फिर क्षणिक मान का सर्ज करंट, है ना, सर्ज धारा आए, तो इस स्थिति में टाइम डिले रिले जो रिले होती है, ये रिले का काम है कि इस क्षणिक वोल्टेज या क्षणिक करंट को ये सहन कर जाए ताकि सर्किट हमारी ब्रेक ना हो। क्योंकि अगर सर्किट को तोड़ दिया सर्किट ब्रेकर, तो मान लीजिए सर्किट में करंट जाना बंद हो जाएगी और जो भी उपकरण चल रहे हैं वो उपकरण सारे बंद हो जाएंगे, जिससे टाइम का नुकसान होगा और काम का नुकसान होगा, है ना। इसलिए हम सर्किट ब्रेकर में हमेशा टाइम डिले रिले का प्रयोग करते हैं ताकि ये क्षणिक सर्ज वोल्टेज और क्षणिक सर्ज करंट को सहन कर सके, है ना, ताकि ट्रिप ना हो सके हमारी सर्किट। तो गलत ट्रिपिंग के दौरान, उसको क्षणिक स्थितियों के दौरान गलत ट्रिपिंग को रोकना। मान लीजिए कि एक सर्किट ब्रेकर है, सर्किट है हमारी, जो कि मान लीजिए कि हमारी ये 400 एम्पियर करंट पर चलती है ना, क्योंकि औद्योगिक विद्युत सिस्टम है तो थोड़े मोड़े करंट तो चलेंगे नहीं, 400 एम्पियर करंट चलती है उस सर्किट में। मान के चलो कि 0.35 माइक्रो सेकेंड के लिए वोल्टेज करंट आया जो 4000 एम्पियर चलने लगा। कितना? 4000 एम्पियर, जो बहुत कम टाइम के लिए आया, तो भी ये सर्किट ब्रेकर सर्किट को ट्रिप नहीं कराएगी, क्योंकि जो सर्किट तैयार किया गया है उसमें ऐसे केबल लगाए गए हैं, उसमें ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो क्षणिक बहुत कम समय के लिए हाई वोल्टेज हाई करंट को सहन कर सकते हैं। इसलिए हमने इस फीचर को इस सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाया ताकि हमारी सर्किट ब्रेकर जो है ये गलत ट्रिपिंग के दौरान, है ना, क्षणिक स्थितियों के दौरान गलत ट्रिपिंग को रोक सके। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जितना हो सके ईमानदारी से तैयारी करना, शुरू से लेकर के अंतिम तक बने रहना, भाग मत जाना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत भगाती है ना, ज़िंदगी स्टूडेंट्स को बहुत भगाती है, और अगर जो इस भाग दौड़ की दुनिया में फंस गया ना, वो भागता ही रह जाएगा। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा कि पेन और कॉपी ले करके देखा करिए क्लास को, और कमेंट में बताना कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारी क्लास को, है ना। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है इस मैराथन सीरीज़ में। और प्यार से देखिए, मन को स्थिर करके देखिए, है ना, क्योंकि आप अभी तैयारी के फील्ड में हैं, तैयारी के दुनिया में हैं। अगर आप मन को विचलित करके कि भाई मुझे जल्दी जल्दी मैं क्लास को स्किप करके देख लूँ, तो ऐसे में बात नहीं बनेगी, ऐसे में तैयारी नहीं होती है। देखिए, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है रिफ्लेक्टर, है ना, हेल्प टू सॉफ्टेन द लाइट। परावर्तक की कौन सी विशेषता प्रकाश को मृदु बनाने में सहायक होती है? एक रंगीन पृष्ठ, अत्यधिक पॉलिश किया गया पृष्ठ, चमकहीन या गर्तिकायिक पृष्ठ, यानी कि मेटल या टेक्सचर सरफेस। अभी देखना, प्रकाश से मुझे ध्यान आ गया कि आज की घटना मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं घर पे रोज़ जाता नहीं, कोचिंग पे ही सो जाता हूँ, है ना, और घर मेरा ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, घर मेरे कोचिंग से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो आज हुआ यूँ कि मैं हमेशा जब 3-4 दिन में घर जाऊंगा
तो रात को 10 बजे या 11 बजे कोचिंग से निकलता हूँ और जब मुझे आना होता है तो रात के 3 बजे मैं चल देता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो। लेकिन आज की घटना ये है कि जैसे मैं 3 बजे उठा, देखा बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा है। इतना भयानक कोहरा, इतना भयानक धुंधला था कि बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था और हिम्मत नहीं पड़ा मेरा कि मैं बाइक उठाऊं और जाऊं कोचिंग। लेकिन अगर मैं 3 बजे नहीं आता तो मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाता 8 बजे मैराथन। बात ये थी, तो मैंने हिम्मत तो किया, लेकिन मेरे ही पीछे मेरे पापा जी जगे और उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, आज मत जाओ, भले अगले दिन चले जाना, मतलब अगले बार 3 बजे ही चले जाना, लेकिन आज के दिन मत जाओ। बहुत रोका उन्होंने। स्थिति को देखते हुए मैंने भी थोड़ा सा रुक गया, उनकी बात को मान लिया। फिर मैं जगा 4 बजे, है ना, 4 साढ़े 4 बजे। उसके बाद फिर मैं ज़बरदस्ती आया और इतना दोस्तों धुंधला था, इतना ज़्यादा धुंधला कि बाइक की जो लाइट होती है ना, अब तो बाइक में एलईडी लाइटें आने लगी। इतनी ख़राब लाइट है एलईडी लाइट। मैं मानता हूँ कि एलईडी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, जो इसकी लुमिनस इंटेंसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है हैलोजन के मुकाबले। लेकिन लाइट एलईडी वाली इतनी ख़राब होती है कि ये कोहरा को भेद करके आगे तक आपको प्रकाश के नहीं पहुंचा पाएगी। प्रकाश आपका कोहरा को भेद नहीं सकती है, ये एलईडी लाइट की सबसे बड़ी खराबी है, ठीक है ना। बाकी जो हैलोजन लाइट पहले के टाइम पे हुआ करता था, जो पीला प्रकाश देती थी, उसके अंदर ये पावर होता था कि कोहरे को भेद करके आगे तक चली जाती थी। तो मुझे बिल्कुल लाइट नहीं दिखता था। अब अगर मैं पैदल चलता तो मैं एक पाँव से दूसरा पाँव नहीं उठा पाता था, नहीं उठा सकता, ऐसा मान लीजिए कि कोहरा था। जो मुझे मुश्किल से 10 से 12 मिनट आने में टाइम लगता था, वो आज मैं 35 से 40 मिनट पे पहुंच पाया हूं अपने कोचिंग में। इसीलिए इतना लेट हो गया और क्लासें आपको नहीं मिल पाई टाइम से, है ना। तो अब तो मैं यही चाहूँगा कि मैं घर जाऊँगा ही नहीं, बहुत रेयर केस में घर जाऊँगा, बाकी सब कुछ मेरा यहीं रहेगा, ठीक है ना। तो वैसे भी मैं समर्पित हो चुका हूँ दोस्तों आप सभी के लिए, तो है ना, इतना तो कर ही सकता हूँ कि परावर्तक की कौन सी विशेषता प्रकाश को मृदु बनाने में सहायक होती है। अब देखना, जैसे प्रकाश को, है ना, ये एक बल्ब है, मान के चलो ये एक बल्ब है और ये जो सतह है ये क्या है, शीशा। ये क्या है, शीशा। इस शीशा पर अगर प्रकाश आएगी तो ये क्या होगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या होगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है परावर्तन। ये क्या हो रही है, परावर्तन। और ये है बल्ब, यानी कि प्रकाश स्रोत, है ना। जब भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी शीशे पर टकराएगी तो वो परावर्तित हो जाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि इस परावर्तन को हमें मृदु बनाना है ताकि जो प्रकाश आए सतह पर वो रिफ्लेक्ट कम से कम हो। तो उसके लिए हमें सतह को चमकहीन बनाना पड़ेगा, है ना, चमकहीन बनाना पड़ेगा या गर्तिकायिक बनाना पड़ेगा। गर्तिकायिक पृष्ठ का मतलब कि टेक्सचर सरफेस, है ना, प्रकाश आए इस सरफेस पर और वापस बहुत कम मात्रा में जाए, वापस बहुत कम मात्रा में जाए, ताकि हमारे आँखों में चकाचौंध ना आए, ताकि हमारी आंखों में चकाचौंध ना आए। अत्यधिक पॉलिश करने से वही चमक आ जाएगी शीशे वाली, फिर पूरा का पूरा प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। एक रंगीन पृष्ठ अगर आप रखते हैं, आप हमेशा देखना एक कमरा जिसमें आपको पूरा डार्क कलर का पुताई किया गया हो कलर से, है ना, तो प्रकाश का मान, प्रकाश बहुत कम हो जाता है, पूरा जो प्रकाश है वो उसको अवशोषित कर लेगा। तो ऐसा भी हमें सतह नहीं चाहिए। उच्च परावर्तकता वाली कोटिंग, अरे ऐसा भी नहीं चाहिए। ऐसा तो बल्ब के अंदर होता है, ऐसा कहाँ पर होगा, ऐसा होगा स्रोत के अंदर, है ना। स्रोत के अंदर जितना भी प्रकाश उत्पन्न होगा वह पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली जाए, इसलिए हाई रिफ्लेक्टिविटी कोटिंग जो की जाती है बल्ब के अंदर करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि तुल्यकालिक मशीन के कार्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तुल्यकालिक मशीन ऊर्जा प्रणाली की आवृत्ति के साथ आवृत्ति से पृथक नियत चाल बनाए रखते हुए ईएमएफ उत्पन्न करती है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है। बी का कहना है कि तुल्यकालिक मशीन रोटर की घूर्णी चाल को उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति के साथ तुल्यकालिक करके प्रचालित होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, क्योंकि हम जानते हैं, हम यही जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है,
है ना। चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वो रोटर गति के बराबर होती है या रोटर की गति चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर होती है। जब ये दोनों राशियां बराबर होती हैं तभी हमारी रोटर जो होती है वो तुल्यकालिक गति पर चलती है ना, तुल्यकालिक गति पर तभी चल पाएगी। तो ये बोला जा रहा है कि इन दोनों की उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति के साथ तुल्यकालिक करके प्रचालित हो जाए तभी हमारी सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी। अब यहाँ पर एक बात और समझना आप लोग कि जो ईएमएफ होती है ये किस नेचर का होता है ना। तो ईएमएफ हमेशा ईएमएफ का जो नेचर होती है ये होती है आरएमएस मान वाली। कैसा? रूट मीन्स स्क्वायर मान वाली। और जो ईएमएफ है एसी में किसी भी राशि का मान हमेशा औसत मान होता है ना, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग ये चलता है और ये बदलता रहता है, इसलिए इसका एवरेज मान हम निकालते हैं। जब हमारी आरएमएस मान और एवरेज मान का अनुपात होता है तो यहाँ से तैयार होती है फॉर्म फैक्टर। यहाँ से क्या तैयार होता है? फॉर्म फैक्टर। यही फॉर्म फैक्टर अगर आपसे पूछे कि एसी में अगर साइन वेव वाली हमारी फॉर्म फैक्टर है तो इसका मान कितना होगा, तो लिखना 1.11। ये हमारी इसकी फॉर्म फैक्टर होती है ना। और जो हमारी ईएमएफ होती है ये किस नेचर का होता है? ये हमेशा एसी नेचर वाली होती है ना। किस नेचर वाली होगी? ये हमेशा एसी नेचर वाली होगी। लेकिन हमें शुद्ध एसी नेचर वाली ईएमएफ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो वो सिलेंड्रिकल पोल रोटर होती है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? सिलेंड्रिकल पोल रोटर। इस सिलेंड्रिकल पोल रोटर के अंदर एक वाइंडिंग करी जाती है, उस वाइंडिंग का नाम है वितरक वाइंडिंग। क्या नाम है? वितरक वाइंडिंग, है ना। इस वितरक वाइंडिंग में ऐसी क्वालिटी होती है कि जो आपकी ये जो ईएमएफ है ना, ये ईएमएफ कैसा प्राप्त होगा आउटपुट में? हमें शुद्ध साइन वेव वाली, शुद्ध साइन वेव, यानी कि शुद्ध साइन वेव वाली हमें ईएमएफ आउटपुट में मिले। इसके लिए सिलेंड्रिकल पोल रोटर के ऊपर वितरक वाइंडिंग की जाती है ना। इसका नेचर हमेशा एसी वाली होगी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है, बाकी ये सारे गलत हैं। ये सारे ए, सी और डी सब आपका गलत हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तेल परिपथ वियोजक की मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द का चयन कीजिए, है ना। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपके लिए बड़ा नया है। ये सवाल नया सवाल है ना। लोड ट्रिपिंग सर्किट गलत, वायु संपीड़क की स्थिति गलत, ट्रबल शूटिंग चार्ट, ये क्या है? ट्रबल शूटिंग चार्ट जो मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित है। ट्रबल शूटिंग चार्ज का मतलब होता है समस्या निवारण। इसका मतलब क्या होता है? समस्या निवारण चार्ट। समस्या निवारण चार्ट का काम ये होता है कि जो हमारी सर्किट ब्रेकर होती है ना, सर्किट ब्रेकर में अगर सर्किट ब्रेकर का मान लीजिए कि आपको मेंटेनेंस करना है, अनुरक्षण करना है, या फिर सर्किट ब्रेकर का काम इसमें मरम्मत का काम करना है ना, या फिर इसमें दोषों को ढूंढना, या फिर सर्किट ब्रेकर का प्रचालन करना है, अच्छा प्रचालन। तो इन सभी काम के लिए ट्रबल शूटिंग चार्ट का होना जरूरी है। ट्रबल शूटिंग चार्ट के अंदर ये होता है कि सर्किट ब्रेकर को कैसे अच्छे से चालू बंद किया जाए, प्रचालन के बारे में बताया होगा, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे मरम्मत करना है और कैसे फॉल्ट को ढूंढना है। ये पूरा जानकारी इस चार्ट के अंदर आपको मिलेगा। तो ट्रबल शूटिंग चार्ट जो है ये सर्किट ब्रेकर, कौन सा? ऑयल प्रकार का सर्किट ब्रेकर जिसको हम ओसी भी कहते हैं, इसमें मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित ट्रबल शूटिंग चार्ट का होना बड़ा ज़रूरी होता है ना। आगे नेक्स्ट देखिए, अगला जो सवाल है ना, ये भी सवाल बहुत कम पूछा जाता है। मतलब कि ऐसे सवाल हैं ये जो पूछे तो जाते हैं हर एग्जाम में, लेकिन इसका आंसर हर किसी को नहीं पता होता है, ठीक है ना। विद्युत अपघटनी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किस कारण से डीसी जनरेटर को प्राथमिकता दी जाती है? इसलिए कि ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या कही जाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया है
इस प्रक्रिया में एक बात ध्यान रखना आप लोग कि इसमें उच्च वोल्टेज दी जाती है ना, उच्च डीसी वोल्टेज दिया जाता है और निम्न डीसी धारा दी जाती है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को संपन्न करने के लिए हम हाई वोल्टेज डीसी और हाई वोल्टेज वाली डीसी और निम्न करंट वाली डीसी हम इसको सप्लाई के रूप में देते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हमारी हो सके। और ऐसा हमें प्राप्त होता है डीसी जनरेटर से। कहाँ से प्राप्त होता है? डीसी जनरेटर से, क्योंकि डीसी जनरेटर से जो हमें करंट प्राप्त होगा वो स्थिर वाली होगी, है ना, स्थिर धारा प्राप्त करते हैं हम, इसीलिए अपरिवर्तित दिष्ट धारा उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम इस डीसी जनरेटर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब देखिए क्या है कि जो हमारी वो होती है ना रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा भी हम डीसी दे सकते हैं, लेकिन रेक्टिफायर सर्किट में ये होता है ना कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और एसी का कुछ गुण डीसी में चली जाती है, तो उसको हमें फिर से फिल्टर सर्किट लगा करके उसको शुद्ध डीसी बनाना पड़ता है। तो वो एक प्रोसेस भी लंबा हो जाता है और उसमें खर्च भी ज़्यादा आता है ना। इसीलिए हमने डायरेक्ट डीसी जनरेटर लगा दिया और डीसी जनरेटर लगाने के बाद डायरेक्ट हम इसको सप्लाई दे दिए इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो आंसर हमारे क्या हो गए? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल है जो पूछा तो बार बार जाता है लेकिन कंफ्यूजन से भरा हुआ सवाल है। बोल रहा है कि एकल फेज प्रेरण मोटर का संधारित्र ब्लॉक ऑन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। देखना, जो हमारी सिंगल फेज की प्रेरण मोटर होती है, ये हमारी कौन सी मोटर है? सिंगल फेज की प्रेरण मोटर। सिंगल फेज की प्रेरण मोटर में क्या होता है? एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है हमारी रनिंग वाइंडिंग, है ना। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होगा रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना। अब देखिए, जो हमारी यहाँ से कैपेसिटर लगी हुई है, ये क्या है? कैपेसिटर है, ये है हमारी कैपेसिटर। तो स्टार्टिंग और रनिंग के केस में जब भी बात ऐसा आपसे बोला जाए तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो इसमें प्रारंभिक संधारित्र होता है ना, ये प्रारंभिक संधारित्र जो होती है ना, ये ध्रुवीकृत वाला होता है। कैसा? ध्रुवीकृत, यानी कि इसमें पोल होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं, और जब इसकी कनेक्शन की जाती है ना तो उसके पोल को ध्यान में रखा जाता है। तो पोल को हमने ध्यान में रखा नहीं और हमारी कैपेसिटर हो गया ब्लॉक ऑन, तो ध्रुवीकृत कैपेसिटर होगा। और इसका नाम जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर इसका नाम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर कैसे होते हैं? उच्च मान वाले। कैसे होंगे? उच्च मान वाले। इनका काम होता है मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना। लेकिन यहीं पर जब मैं अगर बात करूं कैपेसिटर रन मोटर की, है ना, रनिंग कैपेसिटर की, जब मैं बात करूं रनिंग कैपेसिटर की, तो रनिंग कैपेसिटर जो होती है वो निम्न मान वाली होती है और वो भी होती है आपका पेपर वाला। कौन सा? पेपर संधारित्र होगा। और ये जो है ये पॉलीप्रोपेलाइन कैपेसिटर ये होती है ना, जिसको या तो फिल्म प्रकार का भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको फिल्म कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर कैसा होगा? निम्न मान वाली। कैसी होगी? निम्न मान वाली, है ना। दोनों में मैंने कंपेयर करके आपको बता दिया कि प्रारंभिक कैपेसिटर जो है ये ध्रुवीकृत है और ये है हमारी गैर ध्रुवीकृत का मतलब ये हो गया कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि फेस वाली तार यहीं पर कनेक्ट करो, इधर भी कर सकते हो, है ना। इसमें पोल नहीं बना हुआ है। लेकिन जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसमें पोल बने होते हैं, तो पोल को ध्यान देना जरूरी है कि फेज में फेज ही जोड़े, प्लस में प्लस ही जोड़े, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक ऑन, यानी कि खराब हो जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर है कि एक अध्रुवीकृत कैपेसिटर का उपयोग किया गया था या आपूर्ति वोल्टता संधारित्र की वोल्टता अनुमत से थोड़ा कम था, ये दोनों गलत है।
एक ध्रुवीकृत संधारित्र का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल सही है ना। एकल फेज प्रेरण मोटर का संधारित्र कैसा हो गया है, खराब हो गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कैपेसिटर था वो पोलराइज्ड कैपेसिटर था और हमने पोल का ध्यान रखा नहीं और उल्टा सीधा कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ऐसे में हमारी मोटर जो है ना वो सेल्फ स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है इन द थर्मल पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स, है ना, करेक्टली डिस्क्राइब द एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम द थर्मल एनर्जी टू द फ्यूल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट में घटकों का निम्न में से कौन सा क्रम ईंधन की उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में ऊर्जा रूपांतरण का सही वर्णन करता है। अब देखिए इस चित्र को आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगी बॉयलर। क्या मिलेगी, बॉयलर। एक नंबर में क्या है, बॉयलर है। अब देखना ये बॉयलर स्टीम तैयार कर रही है और टरबाइन में जा रही है, तो स्टीम को और ज़्यादा हीट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सुपर हीटर, है ना। यहाँ पर क्या लगा है, सुपर हीटर। दूसरे नंबर पर है सुपर हीटर। फिर है हमारी टरबाइन, क्या है, टरबाइन। ये टरबाइन है तीसरे नंबर पर, है ना, ये टरबाइन है तीसरे नंबर पर। फिर है टरबाइन के बाद जनरेटर, जनरेटर है और ये जनरेटर है चौथे नंबर पर, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रांसफार्मर और जिसमें लगा होगा आगे सर्किट ब्रेकर, ये है पाँचवें नंबर पर। अब देखिए अतितापित, पहले ही सुपर हीटर नहीं होगा, सुपर हीटर पहले नहीं होगा, बॉयलर पहले होगा, ठीक है ना। एक नंबर पर बॉयलर, दो नंबर पर सुपर हीटर। बॉयलर से हीट उत्पन्न हो रहा है, उस हीट में नमी अगर है ना तो सुपर हीटर उस नमी को ख़त्म कर देगा, सुपर हीटर दूसरे नंबर पर। फिर जो स्टीम तैयार हुआ है उसको टरबाइन पर देंगे ताकि टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा मिल जाए और टरबाइन घूमने लगे, तीसरे नंबर पर टरबाइन लगा दो। अब टरबाइन डायरेक्ट कपल होता है अल्टरनेटर के साथ, तो चौथे नंबर पर हो गया अल्टरनेटर, क्योंकि टरबाइन जैसे घूमेगी अल्टरनेटर घूमेगी। अल्टरनेटर घूमा तो बिजली का उत्पादन हुआ, बिजली उत्पादन हुआ, इस बिजली को हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। उससे पहले हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और सर्किट ब्रेकर, तो पाँचवें नंबर पर हो जाएगा सर्किट ब्रेकर। आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी ही सही होगी। बॉयलर, टरबाइन, पहले टरबाइन इसमें आ गया इसलिए गलत हो गया, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखना है, ये एनटीपीसी का पूरा चित्र मैंने आपको दिखाया है, एनटीपीसी का। और एनटीपीसी जो होती है ना मेरे भाई, ये रैंकाइन चक्र के, ये रैंकाइन चक्र के सिद्धांत पर काम करती है। किस पर, रैंकाइन साइकिल के प्रिंसिपल पर काम करती है। नेक्स्ट है कि केबल जोड़ों की अखंडता का मूल्यांकन करते समय सामान्यतः किस परीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। केबल जोड़ जो है, केबल के ज्वाइंट जो है उसकी अखंडता का मूल्यांकन करना है ना। तो केबल ज्वाइंट की अखंडता का मूल्यांकन करना है। तो अब देखिए विभाग ने इसका आंसर दिया था विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण, है ना। उन्होंने क्या दिया था, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट से भी बेहतर टेस्ट ये है कि कंटिन्यूटी टेस्ट करना, है ना, कंटिन्यूटी टेस्ट करना। क्योंकि केबल की जोड़ अखंडता यानी कि कहीं टूटा तो नहीं है, केबल की जोड़ कहीं टूट तो नहीं गया है। अगर टूट जाएगा मान लो तो फिर जो हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो कंटिन्यूटी टेस्ट से पता चलेगा है कि नहीं कि तार हमारा टूटा हुआ है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट मेरे लिए ज़्यादा सही है। विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण टेस्ट तो ये तो इंसुलेशन का टेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर केबल की ज्वाइंट जो है ना, केबल की ज्वाइंट किससे की जाती है, चालक तार से की जाती है, इंसुलेशन से थोड़ी की जाएगी। और विद्युत रोधन प्रतिरोध का जो परीक्षण है ये इंसुलेशन का टेस्ट करता है। अब विभाग ने जो आंसर माना था वो सरासर गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन आप लगा सकते थे। XLPE इसका पूरा नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन, है ना, क्रॉस लिंक पेपर पॉलीएथिलीन, क्रॉस लिंक पेपर पॉलीएथिलीन में पॉलीएथिलीन को क्रॉस श्रृंखलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक परऑक्साइड अपघटन,
कार्बनिक पराऑक्साइड अपघटन का उपयोग किया जाता है। देखिए क्रॉस लिंक पेपर एथिलीन, ये क्या है? ये एक प्रकार का है इंसुलेशन। ये क्या है मेरे भाई? ये है इंसुलेशन, यानी कि एक केबल है, उस केबल में हमें इंसुलेशन लगाना है। तो केबल का जो इंसुलेशन होता है उसका गुण कैसा होना चाहिए? पहला गुण देखिए, पहला गुण इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च हो, ऐसा हम चाहते हैं। और दूसरा उष्मा प्रतिरोधक क्षमता उच्च हो, है ना, ताकि जल्दी से पिघले नहीं। उष्मा प्रतिरोधक क्षमता कैसा हो? ये उच्च हो, है ना। और तापमान सहने की क्षमता वही हो गया, उच्च हो। और बहुत सारी वातावरण से प्रभावित ना हो, यांत्रिक मजबूत हो, ऐसा सब हम चाहते हैं कि हमारा एक इंसुलेशन के अंदर ये गुण हो। तो हमें क्रॉस श्रृंखलन इसलिए करना पड़ता है ताकि उष्मा प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकें, है ना, उष्मा प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि कर सकें। नेक्स्ट है तो छोटा सा सवाल लेकिन है बड़ा अच्छा। दिए गए परिपथ में कौन सा तार स्थापन दर्शाया गया है? ये एक प्रकार की वायरिंग है। ये क्या है? वायरिंग प्रणाली है। ये इस वायरिंग प्रणाली को पहचानना है आपको। ये कौन सी है? आवरण प्रणाली है? शीतड सिस्टम नहीं, लूपिंग बैंक प्रणाली है। आप देख के बता सकते हैं यार कि देखो यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ फेज आया है ना। ये फेज तार है, ये फेज तार और ये है न्यूट्रल तार। फेज तार और न्यूट्रल तार। देखिए फेज तार आया है, ये आया, एक ही फेज से आई है, इस स्विच में गई। यहाँ से एक और तार लूप लिया गया दूसरे स्विच में, यहाँ से एक और लूप लिया गया तीसरे स्विच में, यहाँ से एक और फेज का लूप लिया और चौथे स्विच में। इस प्रकार से इसको लूप किया गया है, एक ही तार को लूपिंग की गई है। और इसी प्रकार से न्यूट्रल को आप यहाँ से देखिए, है ना, ये देखिए, फिर यहाँ से उठाया तार, ये गया, फिर यहीं से तार उठाया, ये गया। हर स्विच में इसी प्रकार से तार को क्या किया गया है? लूप किया गया है। ये है लूपिंग बैंक प्रणाली। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या मिलता है ऐसा करने से? ऐसा करने से जो हमें फ़ायदा मिलता है ना, वो ये है कि ऐसे जगह पर हमें इस वायरिंग को करना पड़ता है जहाँ पर जंक्शन बॉक्स, जहाँ पर कम जंक्शन बॉक्स लगाना हो, है ना, कम जंक्शन बॉक्स लगाना हो, कम जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता हो, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, इस प्रणाली का, है ना। जहाँ कम जंक्शन बॉक्स की आवश्यकता हो वहाँ पर हम इस वायरिंग लूपिंग बैंक प्रणाली वायरिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारी लूपिंग वायरिंग बैंक प्रणाली है, ये वैसे है तो बहुत अच्छा, है ना, है बहुत अच्छा। और इसमें शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बहुत कम होता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का खतरा जो होता है वो बहुत कम होता है। शॉर्ट सर्किट का खतरा इसमें बहुत कम होता है। तो दो तीन इसमें बेनिफिट है लगाने के। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि भले ही जंक्शन बॉक्स की ज़रूरत कम पड़े, लेकिन जॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, हीट भी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला, हाँ बढ़िया सवाल है एक, देखना मस्त सवाल है कि उच्च वोल्टता पारेषण लाइनों के लिए जब लाइनों में तनाव अत्यधिक उच्च होता है तो विकृति सह विद्युत रोधक को 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंगों का उपयोग किस क्रम में किया जाता है? तो देखना इस चित्र को आप लोग देखिए, इस चित्र को आप लोग देखिए और इसमें देखिए जो इंसुलेटर लगाए गए हैं ये कौन से हैं? विकृति सह इंसुलेटर, यानी कि इसको कही जाती है सस्पेंशन, है ना, इसको कही जाती है सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर है। और ये सस्पेंशन इंसुलेटर जो होते हैं ना, इनका मेन जो काम होता है ये होता है कि यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना। इसका काम ये होता है यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, है ना, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। और इसका ये भी काम होता है कि लोड को वितरित करना, है ना। इसका काम क्या होता है? वोल्टेज का समान वितरण करना, वोल्टेज का समान वितरण करना। अभी समझाता हूँ कि कैसे लोड का समान वितरण होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी
जरूरी है कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, नदी हो गई, कोई टावर लाइन अगर नदी क्रॉस कर रही है या घाट क्रॉस कर रही है या फिर मान लीजिए हाईवे क्रॉस कर रही है, सड़क है ना, सड़क क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पर या फिर तीव्र मोड़, ये भी लिख लो आप लोग कि तीव्र मोड़ पर जब भी टावर लाइन जाएगी तो इस प्रकार का इंसुलेटर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यांत्रिक शक्ति का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री का एंगल के साथ ये टावर लाइन मुड़ रही है कहीं पर, तो ऐसे में क्या होगा कि उस टावर पर दोनों साइड का खिंचाव ज़्यादा रहेगा। तो यांत्रिक शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, यांत्रिक शक्ति बढ़ा दिया हमने। और वोल्टेज का समान वितरण हो, यानी कि दोनों साइड में एक बराबर वोल्टेज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नदी क्रॉस कर रही है या कोई घाट क्रॉस कर रहा है या हाईवे या तीव्र मोड़ पर, इस प्रकार का विकृति सह इंसुलेटर का प्रयोग हम हमेशा करते हैं, जिसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिसको हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि इसमें वोल्टेज का समान वितरण हो सके। अब इसका जो प्रयोग है ना मेरे भाई, वो की जाती है हमारा 3.3 kV से 3.3 kV से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक की लाइन में, है ना, इतने किलो वोल्ट तक की लाइनों में इसका प्रयोग जो है वो आज के टाइम पे किया जा रहा है हमारे भारत देश के अंदर। 3.3 से लेकर के 765 किलो वोल्ट तक। क्लियर। अगला नेक्स्ट देखिए, जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान से पढ़ना, कि तुल्यकालिक मोटर को तब तक प्रेरण मोटर कहा जाता है जब तक वह तुल्यकालिक चाल से 12% से 15% नीचे चलती हो। यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, 12 से 15% वोल्टेज। अगर देखिए हम इसको सिंक्रोनस मोटर, इसको हम इंडक्शन मोटर की बात करें, तो जब स्लिप का मान है ना, जब स्लिप का मान तुल्यकालिक गति से, है ना, तुल्यकालिक गति से 2 से 3% हो, कितना, 2 से 3% हो, 2 से 3% हो, तब तक इसको प्रेरण मोटर कही जाएगी, तब तक इसको प्रेरण मोटर कही जाएगी। मतलब कि 2 से 3% से ज़्यादा स्लिप नहीं होना चाहिए। 2 से 3% ही स्लिप, 2 से 5% होता है, 3 नहीं, 2 से 5% तक स्लिप होती है, तभी उसको हम स्लिप इंडक्शन मोटर कहते हैं। जैसे कि मान लो कि 3000 आरपीएम पर घूमना चाहिए, 3000 आरपीएम पर नहीं घूम रही है, 5% स्लिप के साथ घूम रही है, यानी कि 5% कम स्पीड पर घूम रही है, तो इतना एक्सेप्टेबल है। इससे ज़्यादा अगर होती है तो मोटर को बंद कर देना ही सही है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुल्यकालिक मोटर के लिए प्रवर्तन बलाघूर्ण का मान अपकेंद्री पंप की स्थिति में 10% जितना कम हो सकता है। आ गई बात समझ में? नहीं आई सर। जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, वो 3000 आरपीएम पर घूमती है, कितना, 3000 आरपीएम पर घूमती है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ना, उससे अगर इसका कंपेयर किया जाए तो 10% जितना कम हो सकता है सेंट्रीफ्यूगल की। या लोडेड प्रत्यागामी 2 सिलेंडर संपीड़ित्र की स्थिति में फुल लोड बलाघूर्ण का 200 से 250 गुना अधिक हो सकता है। यानी कि ये बोल रहा है कि लोडेड प्रत्यागामी 2 सिलेंडर जो ये कंप्रेसर मोटर होती है, उसकी स्थिति में फुल लोड टॉर्क जो होता है वो 200 से लेकर के 250 गुना अधिक हो सकता है। ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर के, अच्छा मैं इसको गलत करना, मुझे इसको चाहिए ना, ये गलत है, ये सही है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा, केवल बी करेक्ट आंसर होगा। बड़ा उल्टा सीधा सवाल पूछ रहा है देखना विभाग, और बहुत ही गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ना। सवाल वही है, बस उसका लैंग्वेज, उसका फॉर्मेट, उसका रंग रूप बदला जा रहा है और उसको घुमाया फिराया जा रहा है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक में कौन सा परिणाम नहीं बदलता है। सभी को पता है कि पावर नहीं बदलती है, लेकिन कैसे नहीं बदलता वो आज आपको सीखने को मिलेगा। देखना, जो पावर होती है ना, पावर P1 बराबर क्या होगा, V1 वोल्टता, V1 वोल्टेज, है ना, गुणे I1 करंट।
ठीक है ना। और पावर अगर P2 देखें हम, प्राइमरी साइड की पावर देखें तो V2 है ना, V2 ये है हमारी वोल्टेज गुणे I2 ये हमारी करंट यानी कि धारा। अभी देखना पावर कांस्टेंट आपको कैसे मिलता है। हमने आज तक यही देखा है, यही सुना है कि भाई पावर दोनों साइड की एक बराबर होती है। कैसे होती है देखिए, प्राइमरी साइड का हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो सेकेंडरी वोल्टेज हमेशा कम हो जाती है। ठीक, अब प्राइमरी साइड का वोल्टेज बढ़ा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज घटा, इसका मतलब ये बराबर हो गया, जितना बढ़ा था उतना घट गया, ये बैलेंस हो गया ना। और प्राइमरी साइड का वोल्टेज बढ़ाया हमने तो करंट क्या हो गया, घट गया। प्राइमरी साइड का करंट घटा है तो सेकेंडरी साइड का करंट बढ़ जाता है, ऐसा होता है ना। तो इधर जितना घटा था सेकेंडरी साइड उतना बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के क्या मामला हुआ, संतुलन का। क्या मामला हुआ, संतुलन का। क्या हुआ, संतुलन का, यानी कि जो हमारी करंट और वोल्टेज यानी कि पावर है वो कैसा हो गया, बिल्कुल बैलेंस है। इसलिए पावर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी दोनों तरफ एक बराबर होती है, इसलिए पावर हमेशा स्थिर रहता है। पावर कैसा होता है, पावर हमेशा स्थिर रहेगा सदैव, पावर कभी भी चेंज नहीं होता है। वोल्टता चेंज होती है, वोल्टेज चेंज होने से सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये होता है कि जो संचरण लाइन होती है ना, संचरण लाइनों की लाइन हानि है ना, लाइन हानि कम हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है वोल्टेज को बढ़ाने से कम हो जाती है। क्योंकि अगर पावर लॉस को फॉर्मूला अगर आप देखें तो पावर लॉस जो होता है ना, ये 1/v² के जस्ट बराबर होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर हमने क्या किया है, वोल्टेज को बढ़ाया है, वोल्टेज भाई वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं, स्टेप अप करते हैं, जितना ज़्यादा आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे पावर लॉस उतना ही कम हो जाएगा। ये क्या है, ये है हमारी पावर लॉस, है ना। तो पावर लॉस उतना ही कम होगा, वोल्टेज जितना बढ़ाओगे पावर लॉस उतना कम होगा, वोल्टेज जितना कम करोगे पावर हानि धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए वोल्टेज को बढ़ा करके हम ट्रांसमिट करते हैं। आप देखते हैं कि टावर लाइन जो होते हैं उसमें 400 kV की लाइन होती है, 765 kV की लाइन होती है, मतलब कि बहुत हाई वोल्टेज होता है ताकि पावर लॉस कम से कम हो सके और ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता बढ़ सके, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी भी देखिए लगभग सेम होता है, और फ्रीक्वेंसी जब डल होती है तो एक फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगा करके इसको हम बैलेंस करते हैं। और जो धारा होती है ये कैसी होती है, परिवर्तित, है ना। धारा कैसी होती है, हमारी परिवर्तित होती है, धारा चेंज हो जाती है। विद्युत प्रदीप्ति प्रणाली में ग्राउंडिंग का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। अगर वैसे देखेंगे तो बड़ा आसान भी सवाल है, और वैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मिस्टेक हो सकते हैं। मैं आज आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा। देखिए, एक होती है हमारी अर्थिंग, है ना, एक होती है अर्थिंग और एक होती है ग्राउंडिंग। इनमें ना इस बात को लेकर के बड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि सर अर्थिंग ग्राउंडिंग तो सेम ही चीज़ है, लेकिन सेम नहीं है मेरे भाई। आप इंटरव्यू में कभी ऐसा बोल मत देना कि सेम है, नहीं तो सारे नंबर कट जाएंगे। देखिए, अर्थिंग का मतलब होता है कि मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं कि कोई उपकरण है ना, किसी उपकरण की जो धात्विक बॉडी होती है ना, धात्विक बॉडी, किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को सीधे, है ना, सीधे जमीन से जोड़ना, सीधे जमीन से जोड़ना, यही हमारी कहलाती है अर्थिंग। और अर्थिंग का जो मेन पर्पज होता है ना, वो होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है, सुरक्षा प्रदान कराना। अर्थिंग का मेन उद्देश्य यही होता है, सुरक्षा प्रदान कराना। बट जो हमारी ग्राउंडिंग होती है, ये ग्राउंडिंग क्या होता है, ये जो हमारी प्रणाली होती है, जो हमारी सिस्टम होती है ना, प्रणाली को संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, प्रणाली को संतुलित करने हेतु, है ना, इसका प्रयोग जो कि वो है किया जाता है। तो प्रणाली को संतुलित करने के लिए और वोल्टता नियंत्रण के लिए, ये भी ध्यान देना, वोल्टता नियंत्रण हेतु हम ग्राउंडिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो ग्राउंड किया जाता है ना, वो होती है हमारी न्यूट्रल तार। इसमें कौन सी होती है,
न्यूट्रल तार जिसका रंग होता है काला, बट जो हमारी अर्थिंग होती है ना, इस अर्थिंग का रंग होता है हरा। अर्थिंग का रंग कैसा होता है? हरा। यानी कि लीकेज करंट से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अर्थिंग लगाएंगे, लेकिन ग्राउंडिंग का मेन पर्पज होता है कि जो विद्युत प्रणाली होती है उसको संतुलित करना, क्योंकि ट्रांसफार्मर से जो स्टार वाइंडिंग के माध्यम से जो न्यूट्रल तार निकली हुई है ना, उस न्यूट्रल तार में अगर करंट चलती है, मान के चलो हम यही जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि जो हमारी आर वाई और बी है ना, ये दो फेज के बीच में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है? 120 डिग्री का अंतर है। यानी कि जो यहाँ पर फेज चलेगा, जो करंट चलेगी वो कितने डिग्री के फेज अंतर पर चलेगी? 120 डिग्री के फेज अंतर पर चलेगी। जब तक 120 डिग्री के फेज अंतर पर करंट चलेगी तब तक, है ना, ये तब तक सर्किट हमारी क्या होगा? बैलेंस होगा, और जो यहाँ से न्यूट्रल तार निकली होती है उसमें 0 एम्पीयर का करंट चलेगा। लेकिन जैसे ही ये फेज कोण गड़बड़ा गया तो करंट न्यूट्रल तार से होकर के निकलने लगेगी। इसलिए इस तार को हम ग्राउंड कर देते हैं, ताकि अगर अनबैलेंस की स्थिति में करंट निकले, वो करंट हमारी ग्राउंड चली जाए, वो करंट हमारी क्या हो? ग्राउंड में चली जाए, है ना। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल तार आई है पोल के थ्रू, पोल के द्वारा फिर हमारे घर तक आई है, हमारे घर में आई है और हमारे घर के स्विच बोर्ड में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो पूरे सिस्टम को संतुलित करने के लिए, है ना, यहाँ पर इसके फेज एंगल को बैलेंस करने के लिए और वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं। और ये ग्राउंडिंग का तार कैसा होगा? काले रंग का। लेकिन अर्थिंग का तार काला रंग का आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बीच में बड़ा फर्क होता है। और अभी हो सकता है कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो तुरंत एक लाइक का बटन दबा देना, है ना। ऑप्शन नंबर ये है, डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। और ऐसा नहीं कि प्रघात के जोखिम को कम करना मतलब अर्थिंग ही सही होगा। प्रघात के जोखिम को कम करना का मतलब ये हो गया कि अगर ग्राउंडिंग तार को अगर आप टच कर देंगे तो इसमें से अगर करंट आ रही है ना, अनबैलेंस की, असंतुलित की स्थिति में, तो ये जोखिम तो होगा ही आपके लिए। तो जोखिम को ये कम करता है ना। इसलिए दी गई आकृति में लाइटिंग सिस्टम की पहचान करिए। बताइए, ये है बल्ब, ये क्या है? ये लिखा भी है बल्ब, ये है बल्ब, और ये है प्रकाश लाइन। ये क्या है? ये इसकी प्रकाश है, प्रकाश की रेखा, है ना। ये हमारी छत है, ध्यान देना। ये क्या है? छत है, और सब कुछ बता रहा हूँ। ये है दीवार, ये दीवार है, ये ऊपर छत है, ठीक है ना। और ये है बल्ब। अब आप देखिए कि बल्ब का जो स्थिति है वो किस तरफ है? पूरा का पूरा छत की तरफ है। यानी कि इसमें 90% जो प्रकाश है, 90% प्रकाश किधर जा रही है? छत की तरफ जा रही है। बाकी का 10% प्रकाश जो है वो सतह की तरफ आएगी, वो भी परावर्तन होकर के नीचे आएगी, ऊपर से टकरा करके। ऐसे बल्ब को हम कहते हैं इनडायरेक्ट बल्ब, इनडायरेक्ट लाइटिंग। और इसका प्रयोग किया जाता है डांसिंग हॉल में। कहाँ पर? डांसिंग हॉल में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर सिनेमा हॉल में, अब इस लाइट का प्रयोग करने का हमारा एक ही उद्देश्य होता है, और वो हमारी ये उद्देश्य है कि परछाई को कम करना, है ना। परछाई या छाया को कम करना। परछाई या छाया को कम करना, मान लीजिए कि आप डांसिंग हॉल में डांस कर रहे हैं, है ना, साथ ही साथ आपका परछाई भी डांस कर रही है, तो ऐसा ना हो। और सिनेमा हॉल में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ भी हमें परछाई की ज़रूरत नहीं है, छाया की ज़रूरत नहीं है ना। तो इनडायरेक्ट लाइटिंग जो होता है 90% प्रकाश छत की तरफ, 10% प्रकाश सतह की तरफ आती है। बाकी डायरेक्ट लाइटिंग में देख लो, जस्ट इसका उल्टा कर दो। डायरेक्ट लाइटिंग में ये होगा कि 90% प्रकाश जो है ना वो सतह की तरफ आएगी। किधर? सतह की तरफ। 10% प्रकाश छत की तरफ, जस्ट इसका उल्टा आएगा। तो घरों में इसी का प्रयोग किया जाता है ना, ध्यान रखना। घरों में इसी लाइट का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोगों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 68
इससे आसान सवाल इस मैराथन क्लास में आपको नहीं मिलेगा, इससे आसान सवाल। घरेलू पंखा, बिल्कुल घरेलू पंखा में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है ना, ऑप्शन ए सही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में नहीं की जाती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में की जाती है डीसी मोटर, है ना, डीसी मोटर। इलेक्ट्रिक शेवर में भी की जाती है एसी का इंडक्शन मोटर, एक्सेलरेटर में नहीं की जाती है। एक्सेलरेटर में करी जाती है, देखना हमारी पहले तो डीसी मोटर की जाती थी, है ना, पहले डीसी मोटर की जाती थी ताकि हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके। लेकिन बदलती दुनिया, बदलती तकनीकी में अब जो किया जाता है ना, वो 3 फेज प्रेरण मोटर की जाती है। और इसलिए की जाती है क्योंकि जो VFD तथा IGBT तकनीकी आ गया है, तथा IGBT तकनीकी के कारण, है ना, तकनीकी के कारण, क्योंकि इसके द्वारा इनका जो गति नियंत्रण है वो बड़ा आसान हो चुका है। गति नियंत्रण ये कैसे बनाते हैं, आसान गति नियंत्रण के कारण, है ना, VFD और IGBT के आसान गति नियंत्रण के कारण अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग होने लगा है, वरना पहले डीसी मोटर ही हम लगाते थे, है ना। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1 और 3 तो है ही नहीं, नहीं है तो भी बना देता हूँ। ओहो, ऑप्शन 1 और 3, ताकि PDF आपको क्लियर मिले, है ना, PDF में कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाकी अभी तो आप सुन ही ले रहे हैं मेरे मुंह से, बाकी आंसर क्या होगा, बाकी PDF में दिक्कत ना हो, केवल 1 और 3 सही होगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन में डीसी मोटर प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब इसमें भी, लेकिन ध्यान देना, अब इसमें भी 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है। 3 फेज प्रेरण मोटर का इस्तेमाल आज के टाइम पे की जाती है। यानी कि 3 फेज प्रेरण मोटर जो है ना, इसकी गति नियंत्रण करना आसान है, इसकी गति को नियंत्रित करना आसान है, इसलिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को, बाकी 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो टॉर्क नहीं है जो डीसी मोटर में है। डीसी का सीरीज मोटर आप जानते हैं ना, बिना लोड का आप उसको चालू नहीं कर सकते, इतना खतरनाक उसकी स्पीड है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर, कौन सा है, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर PBOCB आर्कन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। तो ठीक है, ये बोल रहा है कि एक सर्किट ब्रेकर है जो सर्किट को जब तोड़ती है तो आर्क उत्पन्न होता है। तो आर्क जब उत्पन्न होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है ना, आर्कन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न जो गैस होती है ना, वो हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। यानी कि आर्कन प्रक्रिया के दौरान सर्किट ब्रेकर जब सर्किट को तोड़ता है या डिस्कनेक्ट करता है, तब वहाँ से एक चिंगारी उत्पन्न होती है, और उस चिंगारी से जो गैस उत्पन्न होता है ना, वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सा है, वो है हाइड्रोजन गैस। अब कहानी सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है हमारी प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर का पूरा चैम्बर, है ना। इसमें आप देखना, ये है आर्क चैम्बर, यहाँ से ये है इसका फिक्स कॉन्टैक्ट जो एक जगह पर स्थिर रहता है, और यह है इसका मूविंग कॉन्टैक्ट, यही नीचे और ऊपर होता है। और आर्क उत्पन्न होगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, आर्क, जिसको हम ये भी कह सकते हैं चिंगारी, है ना। अब चिंगारी, इस चिंगारी से जो गैस उत्पन्न हो रहा है वो है हाइड्रोजन, वो क्या है, हाइड्रोजन। बट इत्तेफाक से ये भी ध्यान देना कि इसके अंदर क्या है, ऑयल भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तेल। और जब तेल हमारी गर्म होती है, तेल के गर्म होने से जो उस ऊर्जा, जो हमें गैस प्राप्त होता है, वो भी हाइड्रोजन गैस ही होती है। यानी कि जब तेल गर्म होती है तो तेल गर्म होने से भाप निकलता है, भाप की जैसे, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसकी शीतलन प्रणाली बहुत अच्छा होता है। इसकी शीतलन प्रणाली जो है ये बहुत ही अच्छा होता है, शीतलन प्रणाली इसकी बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो तेल भरा होता है ना, वो तो हमारी वही ट्रांसफार्मर ऑयल होती है, खनिज तेल। कौन सी, खनिज तेल प्रयोग की जाते हैं, जिसका नाम होता है नेफ्था। या तो नेफ्था ऑयल होगी या फिर पैराफिन ऑयल होगा, या पैराफिन तेल, दो में से एक ही तेल होगा। बट ये दोनों के दोनों खनिज तेल हैं। और इन तेल का जो मेन काम होता है वो 90% जो होता है ये इंसुलेशन का होता है। किसका, ये इंसुलेशन के लिए काम आता है। और 10% जो है ये आर्क बुझाने के लिए, किसके लिए,
आर्क बुझाने हेतु ये काम आता है। तो सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो इंसुलेशन के लिए, बाकी 10% आर्क को बुझाने के लिए, इस चिंगारी को बुझाने के लिए काम आता है। और वैसे भी हाइड्रोजन गैस है, इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि शीतलन प्रणाली में बहुत अच्छा काम करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4-5 सवाल और बचे हुए हैं। अब देखते हैं किस किस लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, है ना, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कौन सा घटक हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हाइड्रोलिक एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी, जल टरबाइन होगा। और मैंने आपको बताया था जल टरबाइन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है के प्लान प्रकार का, है ना, एक होगा के प्लान, एक होगा पेंटल व्हील प्रकार के टरबाइन, और एक होता है फ्रांसिस टरबाइन, और एक और होता है जो होता है के प्लान टरबाइन। तो ये 4 प्रकार के टरबाइन होते हैं। वाटर टरबाइन 4 प्रकार के होते हैं, और ये चारों जो है ना ये प्राइम मूवर का काम करती है। किसका? प्राइम मूवर का काम करती है, और ये अल्टरनेटर को चलाने का काम करती है। अल्टरनेटर चलेगा और ये विद्युत उत्पादन करेगी, है ना, बिजली का ये उत्पादन करेगी हमारी अल्टरनेटर। इसके अंदर जो रोटर होगा वो कौन सा रोटर होगा? इस अल्टरनेटर के अंदर सेलिएंट पोल, है ना, कौन सा होगा? सेलिएंट पोल रोटर का इसके अंदर प्रयोग की जाती है। और सेलिएंट पोल रोटर जो होता है ना, इसका जो लंबाई होती है बहुत ही कम होता है, गोला होता है ये, है ना, इसका व्यास ज़्यादा होता है। और एक मान के चलो कि 20x20 का जो कमरा होता है ना, उस कमरे के साइज के बराबर ये सेलिएंट पोल रोटर होते हैं, और जस्ट ऐसे लगे होते हैं, है ना, इस प्रकार से कमरा है ये, मान लो ऐसे नीचे ऐसे लगा होगा, जस्ट इसके ऊपर ये लगी होगी टरबाइन जो कि घुमाएगी, है ना। तो ऐसे ये हमेशा खड़ा लगा होता है, लंबवत वर्टिकल स्थिति में लगे होते हैं ये, और बहुत कम स्पीड से चलते हैं। 250 12 से लेके 24 पोल इसके अंदर हो सकते हैं, बहुत कम स्पीड से चलती है ना। डेम है जो कि हाइट के अनुसार ये तय होता है कि डेम का हाइट अगर 60 मीटर है तो कौन सा टरबाइन लगेगा, डेम की हाइट अगर ज़्यादा है तो कौन सा टरबाइन लगेगा, ये बांध डिसाइड करता है टरबाइन को, है ना। बाकी जलाशय तो आप जानते हैं इसमें पानी भरा होता है, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। यदि कोई 3 फेज प्रेरण मोटर चालू नहीं हो पाती है तो समस्या निवारण का पहला चरण क्या होगा? कोई 3 फेज है वो चालू नहीं हो पा रही है, समस्या निवारण का पहला चरण विद्युत रोधी प्रतिरोध की माप करें, मोटर बेरिंग निघर्षण की जांच करें, प्रदाय वोल्टता और संयोजन का, हाँ बिल्कुल प्रदाय वोल्टता, यानी कनेक्शन की भी जांच कर लो, कहीं कनेक्शन टूट तो नहीं गया, डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। या प्रदाय वोल्टता मतलब इनपुट वोल्टेज या आपूर्ति वोल्टता। अब देखना आपूर्ति वोल्टता, मान लो कि अगर 3 फेज मोटर है, मान के चलो 3 फेज मोटर है, तो 3 फेज का मैं 415 वोल्टेज लेता हूँ, तो ऐसा 415 वोल्ट में आपको पता है ना कि इसमें कम से कम ±5% का वोल्टेज जो है ना वो कम ज़्यादा हो सकता है, इतना एक्सेप्टेबल है। तो 415 वोल्टेज का अगर मैं निकालूँ 5% तो कितना आएगा, है ना, 20-21 वोल्ट आएगा, मान के चलो 21 वोल्ट। तो अगर मैं एक बार 21 वोल्ट प्लस करूं और 415 का एक बार 21 वोल्ट माइनस करूं तो कितना आएगा देखना, 415 में 21 करो प्लस करो, 20, 30, 35, 36, 436 वोल्ट, है ना, और ये 390 के करीब आएगी, मान के चलो लगभग 390 वोल्ट। तो अगर हमारी 3 फेज की प्रेरण मोटर है ना, और हम ±5% टॉलरेंस लेकर के चलें तो मैक्सिमम 415 वोल्ट की मोटर को 436 वोल्ट दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और कम से कम 390 वोल्ट दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल डाटा है मेरे भाई, जो हमारी नीमी बताती है, लेकिन प्रैक्टिकल में बताऊँ आपको तो 415 का आप इसको 350 से 370 वोल्ट आप दे दोगे ना तो भी मोटर हमारी चलेगी, बट अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज कम हुआ तो मोटर हमारी नहीं चलेगी। मोटर
को घुमाने के लिए पर्याप्त टॉर्क डेवलप नहीं हो पाएगा और मोटर हमारी घूं 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 करती रहेगी और कॉइल हीट होकर के जल जाएगी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रदाय बोल्टता और संयोजन की जांच करना आपको चाहिए, पहला स्टेप यही है। बाकी तो अगर मान लो कि बैरिंग ख़राब है तो बैरिंग चेक करो, ये वो कॉइल देखो जल तो नहीं गया है, वो सब बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले आपको यही करना होगा। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। चाल नियंत्रण की सोपानी नियंत्रण विधि, चाल नियंत्रण की जो सोपानी का मतलब क्या होता है, कैस्केड कंट्रोल मेथड है ना, दूसरी मोटर को कैसे शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, ये वो सर्किट डायग्राम है पूरा। जो हमारी पहली मोटर है इसको मुख्य मोटर कहा जाता है और ये होती है हमारी स्लिप रिंग। ये कौन सी होती है, ये है स्लिप रिंग मोटर। और दूसरी जो मोटर है इसको हम कहते हैं सहायक मोटर, ये हमारी है सहायक मोटर। ठीक है ना, स्लिप रिंग मोटर की स्पीड कंट्रोल करना है सहायक मोटर के द्वारा। अब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को सप्लाई हम डायरेक्ट देते हैं, है ना, हम इसको सप्लाई डायरेक्ट देते हैं, डायरेक्ट हमने सप्लाई दिया। इस मोटर का जो कनेक्शन है सहायक मोटर के साथ किया जाता है, कैसे, रोटर सर्किट द्वारा, रोटर परिपथ द्वारा, रोटर परिपथ द्वारा सहायक मोटर का संयोजन किया जाता है ना, सहायक मोटर का संयोजन किया जाता है। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट के साथ सहायक मोटर का कनेक्शन किया जाता है। लेकिन जो सहायक मोटर हमारी होती है इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो इसको सप्लाई मिलती है मेरे भाई कि जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग मोटर के स्लिप पावर से, कहाँ से, स्लिप पावर से, वो भी स्लिप रिंग के द्वारा, वो भी स्लिप रिंग के द्वारा। तो आप देख रहे हैं ना साफ साफ, जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है इसके शाफ्ट पर 3 स्लिप रिंग लगी हुई है और इस स्लिप रिंग का जो यहाँ से जो स्लिप रिंग पावर जा रही है वो डायरेक्ट इस मोटर का इनपुट के रूप में काम कर रहा है। तो स्लिप पावर जो है ये सहायक मोटर को इनकमिंग दे रही है और फिर ये काम कर रहा है और रोटर सर्किट के साथ जुड़ी हुई है। तो कैसे है, पहली मोटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी आपूर्ति का उपयोग करके, गलत। दोनों मोटर से जुड़ी एक परिवर्तित डीसी ड्राइव के माध्यम से, डीसी ड्राइव का यहाँ खेल ही नहीं है, स्लिप रिंग के माध्यम से पहली मोटर के रोटर ईएमएफ से, ये करेक्ट होगा आंसर। भाई स्लिप रिंग के माध्यम से देखना, ये स्लिप रिंग है, लिखा भी है स्लिप रिंग, इसके माध्यम से पहली मोटर के रोटर ईएमएफ से, है ना, देखिए करेक्ट आंसर। सीधे एक पृथक 3 फेज आपूर्ति से, ये गलत हो जाएगा। 3 फेज आपूर्ति जो दी जाती है ना वो स्लिप रिंग मोटर को दी जाती है, जिस मोटर से करना है कंट्रोल उस मोटर को नहीं दिया जाता। तो ये आंसर है ना। थोड़े से उटपटांग टाइप के सवाल है मेरे भाई, और यही उटपटांगी तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का इतना प्रेशर होता है, क्वेश्चन का इतना प्रेशर होता है कि इतना डिटेल से सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचता। अगर आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट दे देंगे तो बाकी 4 सवाल छूट जाएंगे आपको, है ना। इसलिए बच्चे इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं और इसको छोड़ देते हैं, फिर कट ऑफ हाई चली जाती है। जो बच्चों को इसका आंसर पता है वो तो टिक करेगा कि नहीं करेगा, कट ऑफ हाई जाएगी, आप रह जाएंगे पीछे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम टफ है, ये है वो है करके बहाने। मतलब कि कुल मिला करके ऐसे सवाल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तुल्यकालिक मोटर के भागों के संबंध में असंगत घटक का चयन कीजिए। भाई स्टेटर होता है तुल्यकालिक मोटर में, एक्साइटर होता है, रोटर होता है, ठीक है ना, सब होता है, लेकिन कम्यूटेटर नहीं होता है। ये है आपका कम्यूटेटर। देखना, कम्यूटेटर से जुड़ी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये कम्यूटेटर है, और जो हमारी कम्यूटेटर होती है ना, ये किसका बना होता है, ये बनी होती है कठोर कर्षित तांबा, हार्ड ड्रॉन कॉपर की ये बनी होती है। और इसका काम होता है कि एसी को डीसी में बदलना। इसका काम होता है एसी को डीसी में बदलना। और दूसरा ये भी काम होता है कि डीसी जनित्र के अंदर ये आर्मेचर रिएक्शन को कम करती है ना। जनित्र में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को ये कम करता है।
प्रभाव को कम करता है। ये ध्यान देना, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को भी ये कम करता है हमारी कम्यूटेटर, है ना। अब ये बना किसका, कठोर कर्षित तांबा का। अब इसमें ये भी आपको ध्यान देना है कि जो कम्यूटेटर खंड है ना, जो कम्यूटेटर खंडों की संख्या है ना, खंडों की संख्या वो कितनी होगी, वो कॉइल की संख्या के बराबर, है ना, कॉइलों की कुल संख्या के बराबर। कुल संख्या, जितने कॉइल की संख्या होंगे उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, ना एक ज़्यादा ना एक कम। और दो कम्यूटेटर के बीच में, है ना, ध्यान देना, दो खंडों के बीच में, दो खंडों के मध्य जो होता है ना, वो माइका लगाई जाती है और ये शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट होने से रोकता है। तो ये है कम्यूटेटर की खास विशेषता। और अगर कम्यूटेटर कई बार अगर मान लो कि इस पर ग्रीस गिर गया, इस पर तेल गिर गई या ऑयली हो गया बहुत, तो इसको सीटीसी से साफ़ किया जाता है। कैसे, सीटीसी से साफ़ की जाती है। कम्यूटेटर के जो कॉइल आ रहे हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, कम्यूटेटर आर्मेचर के जो कॉइल आ रहे हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं कम्यूटेटर सेगमेंट से। और कनेक्ट कैसे किया जाता है, कनेक्शन या तो लक्स लगा करके या थिम्बल लगा करके या फिर कॉर्ड राइजर सोल्डरिंग के द्वारा सोल्ड करके इसको कनेक्ट किया जाता है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हर एक सवाल पूछा गया है। दो कम्यूटेटर खंड के बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, माइका का, पेपर का, है ना, या कागज़ का, किसका, तो माइका का। अगर पूछेगा कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या 15 है तो कॉइल की संख्या कितनी होनी चाहिए, आप क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य डीसी मोटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में क्या होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। क्योंकि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है फैराडे के नियम के द्वारा वो कैसा है, एसी नेचर का है, तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्मेचर प्रभाव को कम करना, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम करना। ये सारी बातें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ही जगह एक ही साथ आपको मिल गया, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि यदि 5 लैंप है उसको गोडाउन वायरिंग के अनुसार संस्थापित किया जाना है तो हमें कितने स्विच की आवश्यकता होगी। देखना, गोडाउन वायरिंग में स्टेयर केस वायरिंग के जैसा ही होता है और स्टेयर केस वायरिंग जो होती है उसमें 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाएगा। तो एक छोटा सा मैंने सर्किट लाया हुआ है, लैंपों का सर्किट। इसमें आप देखिए 3 लैंप हैं, L1, L2 और L3, 3 लैंप हैं। 3 लैंप हैं और ये जो दोनों स्विच है ना, ये कौन से हैं, ये है 2 वे स्विच, है ना, 2 वे स्विच। ये जो 2 वे स्विच हैं तो कितने, 3 लैंप के बीच में कितने 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ी, 2 2 वे स्विच की ज़रूरत पड़ी, है कि नहीं। और एक 1 वे स्विच, ये क्या है, एक है 1 वे स्विच, एक 1 वे स्विच, यानी कि 3 लैंप को अगर आपको जलाना है तो 2 वे स्विच और एक 1 वे स्विच। इसलिए 5 लैंप को जलाना है तो एक 1 वे स्विच और 4 2 वे स्विच। देखो, एक एसपीडीटी और 5 ये गलत हो गया, एक एसपीडीटी और 4 ये सही हो गया, एक एसपी यानी कि एसपीटी जो है ना ये है हमारी 1 वे स्विच इसके जैसे, और 4 द्विपथीय स्विच यानी कि इसके जैसे 2 वे स्विच। तो 4 हो गए हमारे द्विपथीय स्विच। क्योंकि आप देखिए कि जो दूसरा वाला जो हमारा अंतिम वाला 2 वे स्विच है इसका दोनों पॉइंट जो है ना अलग अलग 2 लैंपों से कनेक्ट है। इसलिए देख लो यार, लास्ट आज का सवाल है आज के मैराथन का कि धारा निर्धारों का पालन करने से औद्योगिक केबल पर वोल्टतापात पर क्या प्रभाव पड़ता है। धारा निर्धारण का पालन करने के लिए मतलब कि अगर किसी सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कराना है तो 5 एम्पियर ही करंट उस पर दो, ज़्यादा मत दो, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप इससे कम होगा। हम भी तो यही चाहते हैं कि धारा निर्धार का पालन करना ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो। अगर हम नहीं करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, अगर हम नहीं करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। और वोल्टेज ड्रॉप का मुख्य जो कारण है ना वो भी जान लो आप लोग, मुख्य कारण क्या है। बहुत से कारण हैं, जैसे पहला कि लूज कनेक्शन, अगर लूज कनेक्शन होंगे तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये भी हो सकता है कि जंग लगा कनेक्शन हो, है ना, कैसा हो,
जंग लगा कनेक्शन, तो जंग लगे कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा आपको वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। और तीसरा ये हो सकता है कि खराब इंसुलेशन, खराब इंसुलेशन से भी वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अत्यधिक स्पार्किंग है ना, इन सभी की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप है ना ये बहुत ज़्यादा होता है। और भी दो चार रीज़न हो सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप के मुख्य कारण यही है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे सवाल हो गए, सभी सवाल एक ही झटके में निपट गया। और आज की क्लास किस वजह से लेट हुआ ये मैं पहले ही आपको बता दिया था कि भाई दिक्कतें ये थी। कल से ऐसी गलती नहीं होगी, टाइम का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, है ना। देखिए सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनका जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे जो तैयारी के इस क्षेत्र में आते हैं तो कुछ लोग ही सीरियस होकर के तैयारी करते हैं, है ना। बट सबको सीरियस होना चाहिए, हर किसी को सीरियस, क्योंकि आपका भी टाइम लग रहा है, आपका भी पैसा लग रहा है, आपका भी भाई नेट चार्ज का जो खर्चा है वो तो लग ही रहा है ना। और उससे बड़ी खर्चा है टाइम का। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको भी सीरियस होकर के तैयारी करना चाहिए। और हम सभी बच्चों के लिए एक ऐसा बैच लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल भी आपको जीरो से लेकर के, आपको मान लो कि कुछ नहीं आता है ना, और चुनाव चिन्ह है छाता, तो ऐसे छात्रों के लिए जिनको कुछ नहीं आता, जीरो से लेकर के एडवांस तक थ्योरी सिखाएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी एक बैच हम लॉन्च करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ये मैराथन सेशन ख़त्म होगा 50 दिन वाली, वैसे ही हम आपके लिए बैच लेकर के आएंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि कैसे मिलेगा, कितने में मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, PDF उसकी कहाँ मिलेगी, सारी बातें करेंगे एक अलग से सेशन के माध्यम से। तो फिलहाल अभी सेशन को शेयर कर दीजिए, इस मैराथन क्लास को प्यार दीजिए, और जितने भी बच्चे हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।